What can you see on the screen? Ma'am, lithotrophs. Lithotrophs. Okay. Now it is slide number 40. Ma'am, four kingdom classification. Okay, good. Thank you, beta. Please mute Okay. yourself. I think the screen is clear. I should have presented with this option in which entire screen should be presented before you. Earlier, I used the option present a window. That was not sufficient. That was not visible to everybody. But today I'll use corrected form, which is to share entire screen. Okay. तो हम लोग डील कर रहे थे विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था वी मे टेक सेवरल क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स काम में लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं. मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकली हम कैसे दिखते हैं, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें फिजिकल क्या क्या वेरिएशन है. इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है उनके जो सराउंडिंग है उनमें क्या क्या वेरिएशन प्रेजेंट है. एक्वेटिक क्या है, टेरेस्ट्रियल क्या है, आर्बोरियल क्या है, एरियल क्या है, इन सब में क्या क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी प्रेजेंट होती है. हमारा फूड इनटेक का पैरामीटर क्या होता है, हम किस तरह से एनर्जी गेन करते हैं, हम किस तरह से फूड हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी में कार्बन फिक्सेशन का क्या मेथड होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था. उसके बाद आपको मैंने बताया था हायरार्की ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट फिनोमिनोलॉजिकल फॉर्म्स, मतलब सबसे स्मॉल से लेके स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेके बिगेस्ट हम पार्टिकल तक अगर जाएं तो कौन कौन सी स्टेजेस को हमें डील करना पड़ेगा. एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल ऑर्गेनली, सेल, देन ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. ये पूरे चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है. अगर हम किसी भी लिविंग बीइंग की सेल की बात करते हैं तो सेल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं और सिंगल सेल्ड भी होते हैं. सेल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक भी होता है और यूकैरियोटिक भी हो सकता है. प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? यस प्रीतिश, नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर द स्क्रीन नंबर स्लाइड नंबर 15 इज विजिबल और नॉट. Yes, ma'am. Am I visible. audible properly? Yes, ma'am. Okay, beta, thank you. Yes, you can see here two types of cell are written. मतलब जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनमें दो तरह की सेल प्रेजेंट होती है. एक टाइप होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा टाइप होता है यूकैरियोटिक. आप सभी को पता है सेल कैसा होता है. जैसे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ सेल का. सेल किस तरीके सा होता है. सेल, यस, जस्ट लाइक दिस. इस तरह से अगर कोई सेल प्रेजेंट है तो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है. सेल के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, है ना. सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट विद इन दिस न्यूक्लियस. डीएनए, आरएनए जिसे कहा जाता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें ये न्यूक्लियस चारों तरफ से कवर्ड ना हो, ठीक है. और यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई हो. न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है ना, सिमिलरली न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल. और ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये एडवांस्ड सेल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. कैसी सेल होती है ये? एडवांस्ड होती है ना. जो ह्यूमन बॉडीज हैं या जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये जो सारी स्पीशीज हैं इन स्पीशीज में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में प्रेजेंट होगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होगी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में. इन जनरल जो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस की जो स्पीशीज होती है ना उनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्युलैरिटी. जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ,
यूनिसेल्युलर एल्गी और फंजाई, इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, वेरस प्लांट, एनिमल और एल्गी में मल्टी सेल्युलर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन। ऑटोट्रॉफ प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें दो कैटेगरी थी। फर्स्ट कैटेगरी वाज फोटो ऑटोट्रॉफ, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिनमें सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ, जहां पे कि बैक्टीरिया और फंजाई की ये जो स्पीशीज हैं, बैक्टीरिया और फंजाई की स्पीशीज क्या करती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई की ये जो स्पीशीज होती हैं, ये स्पीशीज, सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये स्पीशीज क्या करती हैं, ये स्पीशीज केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करती है। किसकी प्रेजेंस में करती है, केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। तो जो बैक्टीरिया फंजाई की कुछ स्पीशीज होती हैं, सॉइल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती हैं। ओके, नाउ हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ ऐसे एनिमल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों के द्वारा बने हुए फूड पे डिपेंडेंट हैं। जैसे एनिमल, हम क्या करते हैं, वी डू नॉट प्रिपेयर आवर फूड, हम जो भी फूड मिलेगा उसे खा जाएंगे और अपने इंटरनली डाइजेस्ट करेंगे। फंजाई, मशरूम वगैरह, इनके बारे में सुना होगा आपने। फंजाई की जो स्पीशीज होती हैं, फंजाई डिफरेंट क्यों है, फंजाई डिफरेंट इसलिए है प्लांट से, क्योंकि फंजाई क्या करता है, फंजाई जैसे आपने सुना होगा, थोड़ा सा थिक पेन ले लेते हैं। फंजाई क्या करते हैं, आप लोगों ने फंजाई को देखा होगा, जैसे मशरूम जो होता है ना, इस तरह का मशरूम का स्ट्रक्चर होता है। मशरूम क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो भी फूड आइटम प्रेजेंट है, जो भी फूड आइटम इस मशरूम की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, इस फूड को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद डिकम्पोज्ड फूड को ये फंजाई खा लेता है। मतलब इसने डाइजेशन किया, बट कैसे, एक्सटर्नली डाइजेशन किया है। एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, बट फंजाई में क्या खासियत होती है, ये एक्सटर्नली अपना फूड डाइजेस्ट करता है और फिर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसे एब्सॉर्ब कर लेता है। तीसरी कैटेगरी होती है सेप्रोट्रॉफ्स की। सेप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सरवाइव करते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल डेड होता है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और अपना फूड ले लेते हैं। जैसे ज्यादातर वर्म्स की जो स्पीशीज है वो इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद नंबर आता है लिथोट्रॉफ्स का। लिथोट्रॉफ्स क्या होते हैं, रॉक ईटर। लिथो का मतलब रॉक, रॉक का मतलब चट्टाने। चट्टानों में क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, सॉल्ट मिलेगा, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो मिलेगा नहीं। हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट देयर, वी विल गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये जो लिथोट्रॉफ्स होते हैं, ये लिथोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये लिथोट्रॉफ्स इन सॉइल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। किसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ कीमोलिथोट्रॉफिक एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसिफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम। आप लोगों ने सुना होगा ना, मटर फैमिली की रूट में
रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों है नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट? आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में, सॉरी एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, और हमारी बॉडी को ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? हमारी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन के फॉर्म में। अब प्रोटीन के फॉर्म में ये नाइट्रोजन हमें कैसे मिलेगी? जब तक हमारी बॉडी इस नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जैसे ऑक्सीजन को तो हम O2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 इटसेल्फ। हमें नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही एब्जॉर्ब करना होता है, और वो काम हमारे लिए करके देते हैं ये कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो नाइट्रेट आयन होते हैं, इन नाइट्रेट आयन को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स। हम नहीं करते हैं, हम तो अभी भी नहीं करेंगे। हम नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म लेंगे? हम नाइट्रोजन का फॉर्म लेंगे ओनली ऑर्गेनिक। हम डायरेक्टली जो प्लांट प्रोटीन बनाएंगे ना, उन प्रोटीन को एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक है, प्लांट ने क्या किया है? प्लांट भी नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब नहीं करता। प्लांट क्या करेगा? प्लांट नाइट्रोजन को इन बैक्टीरिया की हेल्प से, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम वगैरह, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट अपने रूट्स के थ्रू या वाटर के थ्रू इन नाइट्रेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट नाइट्रोजन को या नाइट्रेट एनायन को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन में। ठीक है, अमीनो एसिड में। और हम क्या करेंगे? प्लांट खा लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। ओके, तो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल हुई है? हमारी बॉडी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है प्रोटीन रिच डाइट से। और हमें नाइट्रोजन कहाँ चाहिए? नाइट्रोजन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक जहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, डीएनए में हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे रिक्वायरमेंट होती है? जो डीएनए में प्रेजेंट बेसिस होती हैं, वो सारी बेसिस नाइट्रोजन की बनी होती है। आपने सुना होगा प्यूरिन्स एंड pyrimidines बेसिस का। सो आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू एनी ऑफ द स्टूडेंट हु इज प्रेजेंट देयर। आप में से कोई भी स्टूडेंट या तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। 4 nitrogenous bases which are present in the DNA. Anybody may write and let me know about that, how you know about DNA. कोई भी स्टूडेंट लिख के बताइए, या अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं उनके नाम। नाइट्रोजनस बेसिस के नाम कौन बताएगा? यस, राधिका। यस मैम। हाँ बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस के नाम बताइए जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, एटीजीसी नाम सुना है? यस, रोहित, रोहित कुमार चौरसिया, एटीजीसी नाम सुना है किसी ने? ATGC, adenine, thymine. Yes, Rishabh, good. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Very good, Yashovardhan. Yes, you have written correctly. क्या होता है? Adenine, thymine, guanine, cytosine, ATGC. ये नाइट्रोजनस बेसिस होती है, जिन्हें हम प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बेसिस कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के तो हर जगह पे नाइट्रोजन की जरूरत है। डीएनए बनाने में भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से। किस फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिला? बैक्टीरिया से।
बैक्टीरिया को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिला? N2 से, विच इज abundantly present in atmosphere। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट एनायन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे ही प्लांट बॉडी एब्सॉर्ब करती है। सिमिलरली सम बैक्टीरिया आर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। रोडोबैक्टीरियेसी, थायोट्राइकेसी, ये बैक्टीरिया सल्फर को सल्फेट एनायन में कन्वर्ट कर देते हैं और सल्फेट एनायन को प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है। लास्ट टाइम पे हम ये भी डिस्कस कर रहे थे classification. Yes, Pritish, can you again tell me whether the screen number 23 you can see or not? Yes, ma'am. Okay, thank you बेटा। ओके प्रीतिश, अभी तो जस्ट मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है या नहीं। आफ्टरवर्ड्स आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन दैट आई टॉट यू इन द क्लास। ओके, बी रेडी फॉर दैट, लिसन प्रॉपर्ली। यस, नाउ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया एक्सक्रीशन। अब क्या हो गया? नाइट्रोजन हमने खा लिया, किस फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। बट एटलीस्ट नाइट्रोजन का एट लास्ट क्या रिजल्ट होगा? कुछ तो हमारा डीएनए वगैरह में चला गया, बट उसके बाद भी काफी सारा जो नाइट्रोजन होता है डाइजेस्ट होने के बाद, प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद, सेल्स में एब्सॉर्ब होने के बाद भी हम प्रोटीन खाए जा रहे हैं। दालें भी खा ली, कर्ड भी खा लिए, मिल्क प्रोडक्ट भी खा लिया, हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत एक्यूमुलेट हो गया। देन क्या होगा? कोई बॉडी एक्सेस प्रोटीन को एब्सॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि प्रोटीन के लिए किसी भी तरह का कोई स्टोरेज हमारी बॉडी में नहीं होता। फैट्स का स्टोरेज होता है, प्रोटीन का नहीं होता। देन फाइनली क्या होगा? हमारी बॉडी से उस प्रोटीन में प्रेजेंट नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन होगा और उस एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ओके, और उस मैकेनिज्म के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में: अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है? नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन होता है, जिनमें, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, Pritish, there was some problem, I think. Yes, ma'am. Okay. Amonotelic you can see. Yeah? Okay, thank you, beta. Yes, amonotelic. Amonotelic का मतलब होता है नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में हुआ है? नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन हुआ है अमोनिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में हुआ है नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन? अमोनिया के फॉर्म में। ओके, तो अल्टीमेटली जब प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन होता है तो फाइनली क्या फॉर्म हुआ है? फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनिया रिलीज होता है। अब अमोनिया क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ना। अमोनिया को अगर आप कभी लैब में गए हों या केमिस्ट्री लैब में आए हों, तो केमिस्ट्री लैब में एक प्रैक्टिकल था, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो, EDTA कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, जहां हमने अमोनिया बफर सोल्यूशन यूज किया था, इफ यू कैन रिमेम्बर। ओके, वो अमोनिया सोल्यूशन जो है अगर आप इनहेल कर लें तो थोड़ा सा आपको पंजेंट फील होता है। तो अमोनिया सोल्यूशन टॉक्सिक होता है एंड इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो अमोनिया को हमारी बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकती। व्हाट डज इट नीड? इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। उसको बहुत सारा पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए। बहुत सारा पानी कहाँ मिलेगा? हमें तो मिलेगा नहीं, हमारे पास तो लिमिटेड वाटर है, हमारी बॉडी पानी में भी नहीं रहती। इसका मतलब जो मेराइन ऑर्गेनिज्म हैं, जो पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स में नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है? अमोनिया के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्रैब्स, प्रॉन, टैपवर्म, स्पंजेस, इकाइनोडर्म्स, स्टारफिश, सी अर्चिन, अदर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। इन एनिमल्स में नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरियोटैलिक। अब हम क्या हैं? व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैमल्स क्या हैं? मैमल्स आर ह्यूमंस। और मैमल्स में नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है? मैमल्स में नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन होता है यूरिया के फॉर्म में। और यूरिया कहाँ से रिलीज होता है हमारी बॉडी में से?
यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है। हमारी किडनी ये फंक्शन हमारे लिए वर्क करती है। ओके, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हम नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज नहीं कर सकते बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर अस एंड अमोनिया नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर नहीं होता, यूरिन के साथ लिटिल बिट वाटर की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को फाइनली कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 है ना। तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और यूरिया को हमने यूरिन के साथ रिलीज कर दिया। ओके, तो mammals and amphibians are uriotelic. Now talking about uricotelic elements. Uricotelic का क्या मतलब होता है, यूरिक एसिड, मतलब जहां पे अमोनिया या यूरिया की जगह पे नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के एग्जांपल हैं बर्ड्स, इंसेक्ट, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। इसका मतलब रेप्टाइल्स में और बर्ड की स्पीशीज में अमोनिया का नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है एंड इट डजंट नीड वाटर, वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़े से पानी में काम चल जाता है। इसीलिए जो भी बर्ड्स वगैरह होती हैं उनके फीसिस में या उनके एक्सक्रीटा में, उनके एक्सक्रीटा का ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वो रिलीज करते हैं, जब उसे एग्जामिन किया गया तब उसमें क्या मिला था, यूरिक एसिड मिला था। इसका मतलब बर्ड्स ने किस फॉर्म में रिलीज किया है नाइट्रोजन को, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज किया है। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी। ओके, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस जो कि एमिनो ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है। मैमल्स, एम्फीबियंस वगैरह में यूरिया के फॉर्म में होता है, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ओके, इस चार्ट के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट, स्लाइड नंबर 29। यस प्रीतेश, आर यू देयर? प्रीतेश? Yes, ma'am. Can you see slide Yes. number 29? Yes, ma'am. Okay, beta, thank you. Classification based on habitat. I want to ask a question with any of the student. There are 41 students in the class. Students, you joined the class very late. By the time I was seeing 4 students were present at 12:45. Now 41 students. Around 67 students are present in your class and 41 students are attending. It's very pathetic. All of you students are present at your home and you are not able to attend the classes. What's the reason behind that? I have also written in your WhatsApp group that some of the students have still not joined the Google Classroom. Any of the notes or material will be provided only via Google Classroom platform. Okay, there is no other way to communication with you. तो आपको गूगल क्लासरूम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, देन प्लीज डू ज्वाइन। एंड ओनली 41 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आई एम गोइंग टू राइट पर्सनली टू एवरीबडी दैट इट्स नॉट गुड कि इतने कम स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? हैबिटेट का मतलब घर, नेचुरल एनवायरमेंट। किसी भी एनिमल का, प्लांट का नेचुरल एनवायरमेंट क्या है? लाके जू में बिठा दिया जिराफ को हमने यहाँ पर, बट इट इज नॉट द नेचुरल एनवायरमेंट, इट इज नॉट द एक्चुअल हैबिटेट ऑफ दैट जिराफ इन अ जू। तो नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे फिश को उठा के हम ऊपर आसमान में ले गए, क्या होगा? बाहर निकालोगे, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? बिकॉज वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो वाटर में ही सरवाइव कर सकती है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम 4 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस एंड आर्बोरियल। एक्वेटिक का क्या मतलब होता है? जो पानी में रहते हैं। पानी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, फ्रेश वाटर एंड ओशियन वाटर।
इसके अलावा वेटलैंड या सैचुरेटेड या दलदल या मार्शी वाटर को भी हम कंसीडर करते हैं। एक्वेटिक में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, ठीक है। फ्रेश वाटर में इन जनरल कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट होती है? प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, फिश की हीटोडेलग वगैरह स्पीशीज प्रेजेंट होती है। अब फ्रेश वाटर के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? लेंटिक एंड लोटिक। एक तो टाइप होता है लेंटिक और दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है लोटिक। क्या डिफरेंस है दोनों में, लेंटिक और लोटिक में? लेंटिक का मतलब होता है स्लो मूविंग। क्या मतलब होता है? स्लो मूविंग। और स्लो मूविंग साइट्स क्या होती हैं? पॉन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। और लोटिक का क्या मतलब होता है? लोटिक का मतलब होता है फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग क्या होती हैं? रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सब फास्ट मूविंग है। तो फास्ट मूविंग एनिमल अलग होते हैं और स्लो मूविंग एनिमल अलग होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेंटिक की, स्लो मूविंग वाटरलैंड की। स्लो मूविंग मतलब पॉन्ड और लेक की इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जोन लिखे हुए हैं। कैन एनीबडी रीड फॉर मी? यस, कौन पढ़ेगा? शोभित खंडेलवाल। यस, शोभित आर यू देयर? शोभित खंडेलवाल, इट्स नॉट देयर, वेरी बैड। यस, देन आई may ask to Shubhnesh Sharma. Shubhnesh, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, beta. Shubhnesh, yes, you can see this on your screen or not? First tell me. Yes, ma'am, it's visible. It is the example of one of the slow moving water area. Okay, सबसे पहले कौन सा जोन लिखा हुआ है यहाँ पे? मैं पेन मूव करती हूँ so that you can recognize कि हाँ, इस जोन का क्या नाम है जिसको मैंने एनसर्कल किया है राइट नाउ? Littoral zone. Littoral zone. Okay, and this zone is known as, again the second one? Limnatic zone. Limnatic zone. Okay, littoral zone and limnatic zone. Littoral zone का मतलब होता है इसकी बाउंड्री यहाँ तक है ना? जो लैंड एरिया के पास वाला एरिया है, जो डीप नहीं है, जो शैलो एरिया है, उसे हम लिटोरल जोन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेजिटेशन काफी हैवी है। दूसरा एरिया कौन सा है? लिम्नेटिक जोन, जो डीप एरिया को रिप्रेजेंट करता है। लिम्नेटिक जोन को हम फर्दर दो टाइप में या दो जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोटिक जोन, अनदर वन इज एफोटिक जोन। फोटिक का मतलब लाइट, ऊपर की तरफ तो सनलाइट पहुंच जाएगा, बट क्या नीचे की तरफ सनलाइट पहुंच पाएगा? कम, बहुत कम। अगर बहुत ही डीप वाटर बॉडी है तो नीचे की तरफ सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। तो जो भी फोटिक जोन है वहां तक तो फिर भी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज प्रेजेंट होती है, बट ये जो सबसे लोअर मोस्ट एफोटिक जोन होता है, इस एफोटिक जोन में एनिमल और प्लांट की स्पीशीज बहुत ही कम प्रेजेंट होती, क्योंकि लाइट नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे वेजिटेशन और एनिमल की स्पीशीज मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं लिटोरल जोन की, शैलो जोन, जो सरफेस के पास है। यहाँ पे ज्यादातर रूटेड प्लांट्स होते हैं, देख सकते हैं आप रूटेड प्लांट्स प्रेजेंट है। फोटिक जोन, जिसे ओपन वाटर जोन भी कहा जाता है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एल्गी प्रेजेंट होती है। एल्गी की कुछ वेराइटीज, फिश की वेराइटीज प्रेजेंट होती है। एफोटिक जोन, यहाँ पे एनिमल और प्लांट की ज्यादा वेराइटीज, मोस्टली वेराइटीज प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन एक्वेटिक का हम एग्जांपल लेते हैं, लोटिक जोन, फास्ट मूविंग वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? मार्शी एरिया। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं लेंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड को, वेटलैंड जो मार्शी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हैबिटेट आता है सी वाटर हैबिटेट। अब अभी हमने बात की थी अबाउट
फ्रेश वाटर जोन के बारे में। अब हम बात करेंगे अबाउट सी वाटर हैबिटेट। सी वाटर हैबिटेट, सी वाटर के भी 4 मेजर जोन प्रेजेंट होते हैं। सी जो होता है ना, उसे भी हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं। ओशियनिक जोन, वास्ट ओपन पार्ट, ये जो सबसे मेन ओशियन का खुला एरिया होता है ना, वहां पे वेल और शार्क की वेराइटीज मेनली प्रेजेंट होती है। बेंथिक जोन, वाटर के नीचे की तरफ वाला जो एरिया होता है उसे बेंथिक जोन कहते हैं, जिसमें इनवर्टिब्रेट्स की वैरायटी ज्यादा होती है। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें बैकबोन नहीं होती। हम ह्यूमंस वर्टिब्री एनिमल्स हैं क्योंकि हमारे पास बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट में बैकबोन नहीं होती। जैसे कोई अर्थवर्म ले लीजिए, लीच ले लीजिए, कोई वर्म ले लीजिए, इनके पास बैकबोन नहीं होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ओके, इंटरटाइडल, ठीक है, जो टाइडल वाले एरिया में प्रेजेंट होती है, जहाँ सी टाइड्स आते हैं वहां पे सी स्टार्स और क्रैब्स की वेराइटीज प्रेजेंट है। सी शोर के पास वाला जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नेरिटिक जोन। यहाँ पे ज्यादातर फिश की स्पीशीज प्रेजेंट होती है। अब मैं इसे एनलार्ज कर लेती हूँ आपके लिए ताकि आप इन जोन को और क्लियरली देख पाए। मेरे ख्याल से एनलार्ज करने पे भी ये क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके, देन लीव इट एज सच। यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओशियनिक जोन का मतलब है पूरा जो मेन सी वाला पार्ट होता है वो। बेंथिक जोन का मतलब होता है जो बॉटम वाला पार्ट है वो। इंटरटाइडल वाला पार्ट है जो पार्ट सी शोर से थोड़ा सा दूर है, जहां आता जाता रहता है वाटर। और नेरिटिक का मतलब होता है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे वाला पोर्शन है, वहां पे कौन कौन सी वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। आगे मूव करते हैं। Now, the most important criteria of classification that we were discussing earlier also, it was on the basis of cell structure. आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था about prokaryotic and eukaryotic. Can anybody tell me the difference? What I told you earlier in the class. कौन बताएगा मुझे? तनुज, unmute yourself. तनुज, can you hear me? तनुज. Tanuj is not able to listen. Yes, Vaibhav Saraswat. Vaibhav Saraswat. Unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ Vaibhav, what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मैम, उनके सेल्स बाउंडेड होते हैं मैम मेम्ब्रेन से। Okay. और प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। ओके, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, बट न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बट इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज प्रेजेंट मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस ऑल्सो। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, आप लोगों को अगर याद हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन या सॉरी इंटरनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन डिफरेंस क्या होता है मेनली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे आज मैं आपके साथ में ये जो पीपीटी पूरा बना हुआ है ये शेयर करूंगी गूगल क्लासरूम पे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी परसों की क्लास उसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ठीक है, परसों की क्लास एंटायरली विल बी बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आंसर। जो भी टॉपिक मैंने आपको शेयर किया है आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बी रेडी फॉर दैट। किसी भी स्टूडेंट को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लास ज्वाइन ही ना करो। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी डबल एब्सेंट लगाऊंगी, ध्यान रखना। ज्वाइन करेंगे आप लोग, पढ़ के आएंगे और मुझे आंसर करेंगे। यस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर, हम कुछ फीचर्स ले लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, उस बेसिस पे हम इन दोनों सेल्स को कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में ना, जो चारों तरफ से सेल को कवर करती है। एक तो होती है मेम्ब्रेन, है ना, पतली सी मेम्ब्रेन, एक झिल्ली सी प्रेजेंट है। एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है मेनली प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होती, ह्यूमंस में नहीं होती। हमारे सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में, फंजाई की सेल में।
और यूकैरियोटिक सेल्स में वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये एक तरह से प्रोटीन और स्टार्च से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है। यस, एक्सटर्नल लेयर प्रोकैरियोटिक सेल में या तो कैप्सूल फॉर्म में होता है या स्लाइम के फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक सेल में थिन स्किन प्रेजेंट होती है। सेल के चारों तरफ थिन स्किन प्रेजेंट होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, फ्लैजिला क्या होते हैं, फ्लैजिला का मतलब होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या मतलब होता है, फ्लैजिला का मतलब होता है इस तरह से जैसे कोई एनिमल है, उसमें आगे की तरफ ये फ्लैजिला निकला हुआ है। ये फ्लैजिला क्या करेगा, ये एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी का क्या मतलब होता है, जो मोशन में हेल्प करता है ना, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब चलिए जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल को अगर मूव करना है तो उनको आगे क्या जरूरत पड़ेगी, एक फ्लैजिला की जरूरत पड़ेगी, एक इस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी जो जब मूव करेगा तब ये एनिमल भी वाटर के अंदर मूव कर सके। तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है, उस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये आपको इतना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। जस्ट कीप रिमेंबर ओनली द सुपरफिशियल पार्ट। सिलिया, जैसे ये फ्लैजिला थी, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं सिलिया। और ये सिलिया भी क्या है, सिलिया भी एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन है जो एनिमल के मूवमेंट में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और कभी कभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला के कंपैरिजन में शॉर्ट है। फ्लैजिला तो एक बड़ा सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, सिलिया छोटा सा ऑर्गन है। नेक्स्ट इज पाइली। पाइली समटाइम्स एज अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। इसे भी हम बहुत ही स्मॉल फिलामेंट्स कह सकते हैं। ये सेंसिंग ऑर्गन भी है एक तरह का। यूकैरियोटिक सेल में ये ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। यस, अगर अब हम इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर में माइटोटिक स्पिंडल, अगर आप लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में सुना हो तो इस तरह से जब क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, रुको एक मिनट, जब भी क्रोमोसोम का डिवीजन होता है सेल के अंदर, इस तरह से जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे होते हैं, ये स्ट्रक्चर बड़ा होगा, अपने दो इधर चले जाते हैं, दो इधर चले जाते हैं, तो अगर इस तरह का स्पिंडल बनते हैं तब हम उसे कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, धागे बनना, कि इन धागों के थ्रू ही ट्रेवल करता हुआ आधा क्रोमोसोम इधर जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर जाएगा जब भी सेल डिवीजन की बारी आती है। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह के माइटोटिक स्पिंडल एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन जनरेट हो जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक तो मैंने आपको बताया था सेल वॉल, सेल वॉल केवल प्लांट में प्रेजेंट होती है। सेल सैप को कवर करते हुए जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में किसकी बनी होती है? जिसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसे हम कहते हैं, उसमें स्टीरोल्स नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल होते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब सेल सैप, सेल का रस, ठीक है, सेल सैप जिसे कहते हैं, सेल सैप प्रेजेंट होता है दोनों ही सेल्स में। इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटरनल मेम्ब्रेन मतलब अलग अलग ऑर्गेनेलीज जो सेल में और भी दूसरे ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटोफोर, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के चारों तरफ क्या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, और यूकैरियोटिक सेल में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड।
नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटो मतलब इट इज रिलेटेड विथ द कलर, पिगमेंट जिसे हम नाम देते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। रेड प्लांट में कौन सा पिगमेंट होता है? जैसे जो भी रोडोफाइसी वगैरह स्पीशीज होती हैं उनमें डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उनके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा या ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा। इनमें अलग तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और भी अलग अलग तरह की जो कलर्ड स्पीशीज हैं प्लांट और एनिमल की, वो पर्टिकुलर कलर उनमें प्रेजेंट किसी पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होता है। और उन पिगमेंट को स्टोर करने के लिए जो सेल ऑर्गेनली होता है, सेल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनली होता है, उसे नाम देते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में केवल प्लांट सेल में होता है। ह्यूमंस में, एनिमल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हम ग्रीन कलर के नहीं हैं, हम फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, सो वी डू नॉट नीड क्लोरोप्लास्ट। अब होता है गोल्जी एपेरेटस, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम ये एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जैसे 70S RNA, 80S RNA, प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव 70S RNA प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में 80S RNA प्रेजेंट होता है। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। प्रोकैरियोटिक सेल 2 में डिवाइड होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर प्रेजेंट। जेनेटिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता है? सिंगल। हेलो मैम। हाँ जी मैम, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, लिंक आ चुका है ऑलरेडी ग्रुप में। ओके ओके ओके, so let me take your attendance first.